गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय समाज की जो मौलिक संस्थाएं हैं उनके बारे में, और इन संस्थाओं में सबसे पहले परिवार पर। प्राणीशास्त्रीय संबंधों के आधार पर बने हुए समूहों में परिवार सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है। समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। संस्कृति के सभी स्तरों में, चाहे उन्हें उन्नत कहा जाए या निम्न, किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अनिवार्यतः पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी परिवार में ही रहते हैं और परिवार के साथ ही आपका जीवन यापन चल रहा है। लेकिन विषय के दृष्टिकोण से या समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से परिवार क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। समाजशास्त्री हैं एक जिनका नाम मेलिनोस्की है। उन्होंने लिखा है, परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। जो परिवार शब्द है वह फैमिली शब्द का परिवर्तित स्वरूप है, या ये कह दीजिए फैमिली इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और जो ये फैमिली शब्द है इसका उद्गम लैटिन शब्द फैमुलस से हुआ है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास, साधारणतः या साधारण अर्थों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है। लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिवार शब्द का सही उपयोग नहीं है। परिवार में पति पत्नी एवं बच्चों का होना आवश्यक है। इनमें से किसी भी एक के अभाव में हम उसे परिवार न कहकर गृहस्थ कहेंगे। यह संभव है कि परिवार एवं गृहस्थ के सदस्य एक ही हों। प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ भी है, किंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं है। इस प्रकार से परिवार और गृहस्थ में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। कुछ परिभाषाएं हैं जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिवार के बारे में दी हैं। उन परिभाषाओं पर हम चर्चा कर लें। जैसे समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। इसको हम परिवार कहते हैं। दूसरी परिभाषा पर अगर हम चर्चा करें तो समाजशास्त्री हैं लूसी मेयर। उन्होंने परिभाषा दी है, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं और इसके मूल में दंपति और उनकी संतान मानी जाती हैं। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो परिवार का जो स्वरूप है उसको स्पष्ट करती हैं। परिवार एक समूह, एक संघ और संस्था के रूप में समाज में विद्यमान है। प्रत्येक समाज में परिवार के दो स्पष्ट रूप पाए जाते हैं, एक संरचनात्मक होता है और दूसरा प्रकार्यात्मक होता है। अपने मूल रूप में परिवार की संरचना पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बनी होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 प्रकार के संबंध विद्यमान होते हैं, पति पत्नी के संबंध, माता पिता एवं बच्चों के संबंध और भाई बहनों के संबंध। प्रथम प्रकार का संबंध वैवाहिक संबंध होता है, जबकि दूसरा और तीसरे प्रकार का संबंध रक्त संबंध होता है। इसी आधार पर परिवार के सदस्य परस्पर नातेदार भी हैं। स्पष्ट है कि एक परिवार में वैवाहिक एवं रक्त संबंधों का पाया जाना आवश्यक है, क्योंकि इनके अभाव में परिवार का निर्माण संभव नहीं है। ये परिवार की संरचनात्मक स्वरूप है। अब अगर हम प्रकार्यात्मक दृष्टि से परिवार को देखें तो परिवार का निर्माण कुछ मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। परिवार का उद्देश्य यौन संबंधों का नियमन करना, संतानोत्पत्ति करना, उनका पालन पोषण करना, शिक्षण व समाजीकरण करना, उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संरक्षण प्रदान करना, ये सारे परिवार के प्रकार्यात्मक कार्य होते हैं। परिवार की सांस्कृतिक विशेषता यह है कि परिवार समाज की
संस्कृति की संरचना, सुरक्षा, हस्तांतरण एवं संवर्धन में योगदान देता है। इस प्रकार से परिवार के दोनों स्वरूप समाज में पाए जाते हैं, संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक, और इन दोनों ही स्वरूपों के आधार पर परिवार अपना कार्य करता रहता है। संक्षेप में अगर हम कहें तो परिवार को जैविकीय संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, जिनका मूल उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन संतुष्टि और प्रजनन, समाजीकरण और शिक्षण आदि की सुविधाएं जुटाना है। ये परिवार का स्वरूप है जिस परिवार में हम और आप सभी लोग रह रहे हैं। अब हम चर्चा करें परिवार की विशेषताओं पर, तो इसमें सबसे पहली विशेषता है विवाह संबंध। प्रत्येक परिवार विवाह के बाद ही अस्तित्व में आता है। दूसरी इसकी विशेषता है विवाह का एक स्वरूप। प्रत्येक समाज में विवाह का एक स्वरूप प्रचलित होता है, जो एक विवाह, बहुविवाह या बहुपत्नी बहुपति विवाह आदि के रूप में हो सकता है। तीसरी विशेषता है वंश नाम। परिवार में बच्चों के नामकरण की भी एक व्यवस्था होती है। बच्चे या तो पिता के नाम से जाने जाते हैं या माता के नाम से जाने जाते हैं। हमारे नाम के साथ में जो सरनेम लगा हुआ है, उस सरनेम के द्वारा निर्धारित होता है कि हम किस परिवार से जुड़े हुए हैं। चौथी विशेषता है अर्थव्यवस्था। प्रत्येक परिवार में अपने सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई न कोई आर्थिक क्रिया अवश्य पाई जाती है। पांचवी है सामान्य निवास। प्रत्येक परिवार के सदस्य एक स्थान पर निवास करते हैं, जिसे वे घर कहते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं जो परिवार में पाई जाती हैं। आगे एक नेक्स्ट विशेषता है सार्वभौमिक। परिवार रूपी संस्था सभी कालों एवं सभी स्थानों पर पाई जाती है। चाहे आप किसी भी युग में चले जाएं, वहाँ पर परिवार का कोई न कोई स्वरूप हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भावात्मक आधार। परिवार के सदस्यों में परस्पर भावात्मक संबंध होते हैं। उनमें प्रेम, सहयोग, बलिदान एवं सहिष्णुता की भावना पाई जाती है। एक दूसरे के प्रति ये सभी भावनाएं परिवार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है रचनात्मक प्रभाव। बच्चा परिवार में ही अच्छी और बुरी बातें सीखता है। उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने में परिवार का प्रभाव सर्वोपरि होता है। नेक्स्ट विशेषता है केंद्रीय स्थिति। सामाजिक संरचना में परिवार की केंद्रीय स्थिति होती है। कई परिवारों से मिलकर ही वंश, गोत्र, उपजाति, जाति, समुदाय एवं समाज बनता है। इस प्रकार से समाज में परिवार की केंद्रीय स्थिति होती है। अगली विशेषता है सदस्यों का उत्तरदायित्व। अन्य संघों एवं संस्थाओं की अपेक्षा परिवार का अपने सदस्यों के प्रति अधिक एवं महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। तभी परिवार अपने सभी सदस्यों का पालन पोषण करता है। अगली विशेषता है सीमित आकार। परिवार की सदस्यता जैविक होने के कारण परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित होती है। अन्य संगठनों की तरह हजारों में नहीं पाई जाती। अगली विशेषता है सामाजिक नियमन। प्रथाओं एवं परंपराओं द्वारा प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है और समाज व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देता है। इस प्रकार से परिवार अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक नियमन करता है। अगर प्रत्येक परिवार के सदस्य नियंत्रण में रहते हैं तो समाज अपने आप नियंत्रित होता चला जाता है। अगली विशेषता है परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति। संस्था के रूप में परिवार स्थायी है, आदिकाल से चला आ रहा है। प्रारंभ से जब से अस्तित्व में आए हैं, समाज जब से अस्तित्व में आया है, तब से समाज में परिवार पाए जाते हैं। किंतु संघ के रूप में व्यक्तिगत परिवार सदस्यों की मृत्यु होने पर समाप्त भी होते रहते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वह परिवार का सदस्य नहीं रहा है, उस समय परिवार की अस्थायी प्रकृति मानी जाती है। ये विशेषताएं हैं परिवार की। अब हम चर्चा करें भारत में परिवार के जो प्रकार पाए जाते हैं, उन प्रकारों के बारे में। इसमें सबसे पहला जो आधार है, जिसके आधार पर हम परिवार के प्रकार विभाजित करते हैं, उसमें है संख्या के आधार पर परिवार। और संख्या के आधार पर 3 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। सबसे पहला केंद्रीय परिवार, जिसे हम नाभिक परिवार भी कहते हैं। दूसरा है संयुक्त परिवार और तीसरा है विस्तृत परिवार।
सदस्य संख्या के आधार पर हम परिवार को इन तीनों भागों में बांट सकते हैं। नाभिक या जो केंद्रीय परिवार होता है वह परिवार का सबसे छोटा रूप है, जो एक स्त्री, पुरुष और उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के परिवार में अन्य रिश्तेदारों को शामिल नहीं किया जाता। इसमें बच्चे भी अविवाहित रहने तक ही शामिल होते हैं। विवाह के बाद वे अपने स्वयं का अलग से नाभिक या केंद्रीय परिवार बना लेते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था अनेक जनजातियों में भी देखने को मिलते हैं। ऐसे परिवार के सदस्य भावात्मक आधार पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं और इन परिवारों का आकार बहुत ही सीमित होता है। ये सबसे पहला स्वरूप है जिसे हम केंद्रीय या नाभिक परिवार कहते हैं। दूसरा संख्या के आधार पर जो स्वरूप है वह है संयुक्त परिवार। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ रहते हैं, एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। वे एक ही रसोई में बना हुआ भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों व दायित्वों को निभाते हैं। ये दूसरा स्वरूप है संख्या के आधार पर परिवार का। तीसरा स्वरूप है विस्तृत परिवार। इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी एवं अन्य संबंधी भी शामिल होते हैं। वे एक पक्षीय माता पक्ष के से या पितृपक्ष से या द्विपक्षीय भी हो सकते हैं। ऐसे परिवारों में संबंध व रिश्तेदारों का भी ठीक ठाक ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि ये बहुत बड़े परिवार होते हैं। ऐसे परिवारों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन सभी सदस्यों का निवास स्थान और कार्य एक ही होता है और वे परिवार के मुखिया को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये विस्तृत परिवार है। दूसरा जो आधार है वह है निवास स्थान के आधार पर, जिसके आधार पर हमें परिवार को अलग अलग स्वरूपों में विभक्त करना है। निवास स्थान के आधार पर हम परिवार को 6 भागों में बांट सकते हैं। पितृस्थानीय परिवार, जिसमें विवाह के बाद पत्नी अपने पति एवं पति के माता पिता के साथ रहने लगती है, इसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। भारतीय समाज में लगभग सभी परिवारों में पितृवंशीय परिवारों की प्रथा ही पाई जाती है, क्योंकि विवाह के बाद लड़की अपने पति के घर जाकर रहने लग जाती है। दूसरा है मातृस्थानीय परिवार। जब विवाह के पश्चात पति पत्नी के साथ पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है तो उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार भारत में मालाबार के नायर, खासी व गारो जनजातियों में देखने को मिलते हैं। ये तीनों ही जनजातियाँ मातृस्थानीय होती हैं। इनमें मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष की अपेक्षा महिला मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। तीसरा हमारा स्वरूप है नवस्थानीय परिवार। परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद न तो पति पक्ष के लोगों के साथ और न ही पत्नी पक्ष के लोगों के साथ रहते हैं, वरन अपना नया घर बना लेते हैं। उसे हम नवस्थानीय परिवार कहते हैं। ये तीसरा स्वरूप है जो निवास स्थान के आधार पर बनाया जाता है। अगला हमारा स्वरूप है मातृ पितृ स्थानीय परिवार। कई समाज ऐसे होते हैं जिनमें नव दंपति पति या पत्नी में से किसी एक के ही साथ रहने को बाध्य नहीं होते, वरन दोनों में से किसी के भी साथ रहते हैं। ऐसे परिवारों को हम मातृ पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। कई बार ये परिवार जो परिवार की आर्थिक स्थिति होती है उसके आधार पर भी निर्धारित होते हैं। अगर मान लीजिए नव दंपति में से पति का पक्ष स्ट्रॉन्ग है तो पति पत्नी वहाँ जाकर रहते हैं, और अगर पत्नी का पक्ष स्ट्रॉन्ग है या आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ है तो पति पत्नी वहाँ जाकर रहने लगते हैं। अगला स्वरूप है मामा स्थानीय परिवार। इस प्रकार के परिवार में नव दंपति पति की माँ के भाई, जिसे हम मामा कहते हैं, उस परिवार में जाकर रहने लगते हैं। ट्रोब्रियांडा द्वीप वासियों में यह प्रथा प्रचलित है। विवाह के बाद भांजा अपनी पत्नी सहित माता के यहाँ रहने चला जाता है। भारत में मातृवंशीय परिवारों में कभी इस प्रकार के परिवार का प्रचलन था,
जो मातृवंशीय परिवार होते हैं उन परिवारों में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। अगला स्वरूप है द्विस्थानीय परिवार। कुछ स्थानों पर ऐसे परिवार भी हैं जहां विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं। लक्षद्वीप, केरल और असांटी जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। पति रात्रि को अपनी पत्नी के घर जाता है, परंतु दिन में वह अपने जन्म के परिवार के साथ ही रहता है। इस प्रकार के परिवारों को हम द्विस्थानीय परिवार कहते हैं। अगला जो हमारा आधार है वह है अधिकार के आधार पर परिवार। जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों के आधार पर भी परिवार बनाए जाते हैं। परिवार में माता पिता में से किसकी सत्ता चलती है या किसे अधिकार प्राप्त होते हैं, इस आधार पर परिवार को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। पहला है पितृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवारों में सत्ता एवं अधिकार पिता व पुरुषों के हाथ में होते हैं और वो ही परिवार पर अपना नियंत्रण रखते हैं। दूसरा है मातृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवारों में पितृसत्तात्मक के विपरीत माता में या स्त्री में ही अधिकार और सत्ता निहित होते हैं और वहीं पारिवारिक नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है। कभी कभी कोई पुरुष भी उसकी तरफ से यह कार्य कर सकता है। कहीं पर स्त्रियों को यह अधिकार वास्तविक रूप से प्राप्त हैं तो कहीं नाम मात्र के। भारत में नायर, खासी और गारो ये 3 जनजातियां हैं जहां पर इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अगला आधार है उत्तराधिकार। जो उत्तराधिकार होता है या अधिकार होता है उसके आधार पर परिवार बनाए जाते हैं। अधिकार की तरह एक ही परिवारों में संतानों को पद भी दिया जाता है। यह क्रम पितृपक्ष से पुत्रों को और मातृपक्ष से लड़कियों को दिया जाता है और इसी आधार पर 2 स्वरूप परिवार के पाए जाते हैं, पितृमार्गी परिवार और मातृमार्गी परिवार। पितृमार्गी परिवार में उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष से हस्तांतरित होते हैं और मातृमार्गी परिवार में उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। अगला हमारा आधार है वंश नाम के आधार पर। जो वंश नाम है या नाम के साथ में जो सरनेम होता है वह सरनेम किस परिवार का रहेगा उसके आधार पर परिवार। इसके जो स्वरूप पाए जाते हैं उनमें सबसे पहला है पितृवंशीय परिवार। ऐसे परिवारों में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। पुत्रों को पिता का ही वंश नाम प्राप्त होता है। भारतीय समाज में लगभग परिवारों में पितृवंशीय परंपरा पाई जाती है। दूसरा है मातृवंशीय परिवार। ऐसे परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है। माँ से पुत्रियों को वंश नाम मिलते हैं। मालाबार के नायरों में यह प्रथा पाई जाती है। अगला स्वरूप है उभयवाही परिवार। कुछ परिवारों में वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर न होकर सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होता है। ऐसे समाजों में पैतृक व मातृक दोनों वंश नाम परंपराएं साथ साथ चलती हैं। उभयवाही परिवार में एक व्यक्ति अपने दादा दादी एवं नाना नानी चारों संबंधियों से समान रूप से संबंध रहता है। इसको हम उभयवाही परिवार कहते हैं। अगला जो वंश नाम के आधार पर परिवार है वह है द्विनामी परिवार। ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबंध रहता है और अन्य 2 संबंधियों को छोड़ दिया जाता है। जो छोड़े जाते हैं वो होते हैं दादा और नाना, क्योंकि दादा और नानी से वह संबंध है। 2 व्यक्तियों का नाम साथ में चलता है, इसीलिए इसे द्विनामी परिवार कहते हैं। अगर आप दादा और नानी के साथ चल रहे हैं तो द्विनामी परिवार हैं और अगर आप दादी और नाना के साथ चल रहे हैं तो भी आप द्विनामी परिवार से साथ संबंधित हैं। यह उभयवाही वंश का ही एक स्वरूप है। अगला हमारा जो आधार है वह है विवाह के आधार पर परिवार। और विवाह के आधार पर हम परिवार के 2 स्वरूप मानते हैं, एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार में एक पुरुष व एक स्त्री का विवाह होता है। पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। एक विवाही परिवार में पुरुष को एक समय में विवाह एक ही स्त्री से करने दिया जाता है, लेकिन अगर पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष
या पुरुष की मृत्यु के बाद स्त्री पुनः विवाह कर लेती है। इसी प्रकार तलाक हो जाने के बाद भी स्त्री पुरुष को पुनः विवाह की स्वीकृति मिल जाती है, लेकिन एक समय में केवल एक ही जीवन साथी होता है। इसको हम एक विवाही परिवार कहते हैं। दूसरा स्वरूप है बहुविवाही परिवार। ऐसे परिवारों में एक समय में एक से अधिक जीवन साथी स्वीकृत होते हैं और इसके 3 स्वरूप समाज में पाए जाते हैं: बहुपत्नी विवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार और समूह विवाही परिवार। बहुपत्नी विवाही परिवार होते हैं, इनमें एक पुरुष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की स्वीकृति होती है। मुसलमानों में एक पुरुष को 4 पत्नियां तक रखने की स्वीकृति है। भारत में नागा, बैगा और गोंड जनजातियों में बहुपत्नी विवाही परिवार पाए जाते हैं। दूसरा स्वरूप है बहुपति विवाही परिवार। एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो उसे बहुपति विवाही परिवार कहते हैं। इसके भी समाज में 2 स्वरूप पाए जाते हैं। एक वह होता है जिसमें सभी भाई मिलकर एक ही स्त्री से विवाह करते हैं, इसे भ्रातृ बहुपति परिवार कहते हैं। और दूसरा होता है अभ्रातृ बहुपति, जिसमें पति एक दूसरे के भाई न होकर अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इस प्रकार के परिवार जौनसार, बाबर के खस, नीलगिरी के टोडा और मालाबार के नायर लोगों में और तिब्बत में पाए जाते हैं। तीसरा जो स्वरूप है वह है समूह विवाही परिवार। जब कई भाई या कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करें और सब पुरुष सब स्त्रियों के समान रूप से पति हों तो वह समूह विवाही परिवार कहलाता है। ये परिवार समाज के आरंभिक स्वरूप में पाए जाते थे। ये आधार है विवाह के आधार पर। अब हम परिवार के जो कुछ अन्य स्वरूप समाज में पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला है जन्म मूलक परिवार। वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है, उसका पालन पोषण होता है, जन्म मूलक परिवार कहलाता है। ऐसे परिवार में व्यक्ति के माता पिता और उसके अविवाहित भाई बहन परिवार के सदस्य माने जाते हैं। दूसरा स्वरूप है प्रजनन मूलक परिवार। ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है। इसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे परिवार के सदस्य माने जाते हैं। तीसरा स्वरूप है संरक्त परिवार। संरक्त परिवार के सभी सदस्य रक्त से संबंधित होती हैं, कोई भी विवाह संबंधी उसमें नहीं रहता। उदाहरण के लिए नायर परिवार जो कि मात्र सत्तात्मक है, इसमें पति यदा कदा ही अपनी पत्नी के यहाँ आकर रहता है और अधिकांशतः इस परिवार में एक स्त्री के सभी वंशज रहते हैं। नेक्स्ट स्वरूप है विवाह संबंधी परिवार। ऐसे परिवारों में रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी दोनों ही साथ साथ रहते हैं, किंतु मुख्य जोर रक्त संबंधों पर दिया जाता है। ये परिवार के कुछ अन्य स्वरूप हैं जो समाज में पाए जाते हैं। संरक्त परिवार और विवाह संबंधी जो परिवार हैं, ये दोनों स्वरूप समाजशास्त्री लिंटन ने निर्धारित किए हैं। लिंटन ने इन परिवार के 2 प्रकारों का वर्णन किया है, संरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार। इस प्रकार से परिवार के विभिन्न स्वरूप हैं जो समाज में पाए जाते हैं, जो संस्कृति के विकास के साथ धीरे धीरे समाज में विकसित होते चले गए थे। ये जो स्वरूप हैं, उन स्वरूपों के आधार पर हमने परिवार को अलग अलग भागों में बांटा। संख्या के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, अधिकार के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर, वंश नाम के आधार पर, विवाह के आधार पर और कुछ अन्य स्वरूप जिसमें हमने जन्म मूलक, प्रजनन मूलक, संरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार, इन सब परिवार के स्वरूपों पर आज हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।